हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं शिव कुमार फ्रॉम स्टडी 24 से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एनसीईआरटी के अंतर्गत जैसे कि हमने अपने जो 6th क्लास है उसके इतिहास को शुरू किया है। और इतिहास के अंतर्गत हमने एक वीडियो इस चैप्टर का कब कैसे और कहाँ वाला जो चैप्टर है उसकी एक वीडियो हमने अपलोड की है। उसकी एक वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर जो अपलोड कर दी है आप सभी के लिए, और आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहा तो हम धीरे धीरे जो अपने 6th क्लास से लेकर के जो 10th क्लास तक का जो इतिहास है उसको आप सभी के लिए हिंदी मीडियम के माध्यम से अपलोड करने का पूरा प्रयास करेंगे, यदि आप सभी का प्यार और स्नेह इसी प्रकार से बना रहता है। क्योंकि देखिए, जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे हम बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं या फिर किसी भी प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, चाहे विद्यार्थियों के नॉलेज के लिए अच्छे से यदि हम इनका एक बार स्टडी कर लेते हैं, एक बार इनका अध्ययन कर लेते हैं, तो ये बार बार हमें उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। और देखिए, एक जो क्लास होती है, एक क्लास का लिंक जो है अगली क्लास के साथ होता है, एक चैप्टर का अगले चैप्टर के साथ लिंक होता है। ठीक उसी प्रकार से एक बुक का लिंक अगले जो बुक के साथ होता है, अगले किताब के साथ होता है, अगले स्टैंडर्ड के साथ होता है। इसलिए हमें इन वीडियोज़ को लगातार देखना है। जो बच्चा पहले वीडियो को नहीं देख पाता है तो उसको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से हम एक वीडियो को देखने के बाद जब दूसरी वीडियो अपलोड उसको जो है लगातार एक सीरीज़ में देखें तो हमारी जो जानकारी है वो बढ़ती चली जाएगी। हमें जो विस्तृत जानकारी है एनसीईआरटी की वो जो है धीरे धीरे हमारे माइंड के अंदर सेट होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से चलिए आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, यहाँ से अपना जो डिस्कशन शुरू होता है, यहाँ से हम चर्चा शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो, यानी हमारा जो मानचित्र 1 है, चलिए भाई एक मानचित्र 1 को देख लेते हैं हम क्या बोला जा रहा है। ये है आपका मानचित्र नंबर 1। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऊपर ये आपका जम्मू कश्मीर से आपके जो इधर से काबुल नदी आ रही है, सुलेमान, किरतार हिल्स, इनके बारे में हमने जाना था। और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उसके बारे में जाना था। इधर आपका जो भारत का जो थार मरुस्थल है, ये आपका भारत का थार मरुस्थल, गंगा की सहायक नदियाँ, इनको देखा था। ऊपर अपना जो हिमालय है इसके बारे में जाना था। इधर आपका ब्रह्मपुत्र, ये गारो पहाड़ियाँ हैं, इनके बारे में हमने इसके अंदर डिस्कस किया था। विंध्या पर्वत के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया था। तो ये सभी एक बार हमने उपमहाद्वीप के जो प्राकृतिक मानचित्र है इसके माध्यम से हमने देखा था। और ये कल तक ये जो हमारा जो फर्स्ट वीडियो था हमने उसके अंदर यहाँ तक की जानकारी हासिल की थी। तो अब आगे देखते हैं कि आगे इस वीडियो के माध्यम से, इस मैप के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो देखिए, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। यानी कि देखिए, उत्तर के अंदर देखिए, भारत के उत्तर के अंदर हिमालय पर्वत स्थित है। यदि हम दक्षिण में चले जाएं तो दक्षिण के अंदर आपके पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और यदि आप उत्तर पूर्व की दिशा में चले जाएं तो गारो खासी की पहाड़ियाँ, और इधर से आपके जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इसकी सीमा बनाती है भारत के। और आप इधर पश्चिम में चले जाएं तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत के सीमाएं निर्धारित करती हैं। तो इस प्रकार से पर्वत हैं, पठार हैं, समुद्र हैं। दक्षिण के अंदर जो हमारा हिंद महासागर है, जो एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया हो, ये जो भारत के प्राचीन महत्व को दर्शाता है। भारत की प्राचीनतम जो महत्व था उसके बारे में बताता है कि भारत जो प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहलाता था, वो क्यों कहलाता था, क्योंकि यहाँ इसका जो व्यापारिक जो महत्व था, इसका जो एक तरह से देखा जाए तो विदेशों के अंदर इसका जो एक तरह से परचम लहराता था, उसकी गाथा को हमारे सामने रखता है। तो देखिए, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। विदेशी आक्रमणकारी आए हैं तो ये समुद्रों को पार करके, या इनको ये जो पहाड़ी दर्रे होते हैं, पहाड़ों के अंदर जो रास्ते होते हैं जिनको पहाड़ी दर्रा बोला जाता है, इन रास्तों से ये लोग भारत में आते थे। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर भी सके। देखिए, इन रास्तों को, पहाड़ों को इनका पार करना आसान नहीं, लेकिन जिन्होंने मन में ठाना तो उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि देखिए, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो ये इस प्रकार का जो एक डिटर्मिनेशन लेकर, संकल्प लेकर के कोई चलता है तो उसके सामने जो है पर्वत भी झुक जाते हैं। तो वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। आप वास्को डी गामा के एग्जाम्पल ले सकते हैं। उससे पहले भी क्या कोई समुद्री यात्री भारत की खोज के लिए नहीं निकले होंगे।
या विदेशों की खोज के लिए नहीं निकले होंगे। 1498 से पहले विभिन्न प्रकार के 1492 के अंदर कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन अनायास ही वो 1492 के अंदर कहाँ पहुँच गया, आपका दक्षिण अमेरिका की अमेरिका को खोज निकाला, जो कि उससे पहले अमेरिका जो है संसार से अछूता था, संसार के अन्य भागों से वो जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन एक अन्वेषक जो होता है, एक जो खोजी होता है, वो जिस चीज़ के लिए निकलता है तो कुछ ना कुछ खोज करता है, कुछ ना कुछ चीज़ों को खोज निकालता है, जो कि भविष्य में काफ़ी लोगों के लिए सांस्कृतिक विरासत में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो यहाँ से ये लोग जो हैं, इनके लोगों का आवागमन हुआ, ये लोग यहाँ आए, यहीं बस गए थे, और लोगों के इस आवागमन ने हमारे सांस्कृतिक जो परंपराओं हैं, सामाजिक जो परंपराओं को काफ़ी समृद्ध किया है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीक़ों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। यानी लोग पत्थर को तराशने में, आपने पाषाण काल के बारे में पढ़ा होगा, जो एक तरह से पत्थर का युग हुआ था, महापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, किस प्रकार से मानव ने, जो आदि मानव था, उसने पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया। तो इन सभी के बारे में, क्योंकि मानव इतिहास, आप इसको इंग्लिश के अगर जो वर्ड देखें तो इंग्लिश में इसको लिखा जाता है हिस्ट्री, और इसको यदि हम तोड़कर देखें तो इसको हिज, और यहाँ से आगे जोड़िए स्टोरी, हिज स्टोरी, यानी मानव के इतिहास की कहानी है। ये इतिहास जो है, ये मानव का इतिहास, मानव के जीवन की गाथा है, मानव के जीवन की कहानी है कि मानव किस प्रकार से विकास के एक के बाद एक सोपान को चढ़ता चला गया। इन सभी के बारे में ये जानकारियाँ इतिहास के अंदर हमें, ये इतिहास हमें समझाता है, इतिहास के अंदर हमें दी जाती है। तो देश का नाम किस प्रकार से पड़ा, चलिए हम भारत के देश के नाम की जो कहानी है उसको समझ लेते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे संविधान की बात करें तो उसके अंदर भी जो इंडिया शब्द, भारत जो कि इंडिया, ये शब्द जो है दिया गया है हमारे संविधान के अंदर भी, बिल्कुल जो हमारी प्रस्तावना उसके अंदर भी इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। इंडस जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, यानी ये सिंधु का बिगड़ता बिगड़ता रूप इंडिया बन गया। और सिंधु नदी से आपको याद आ गया होगा कि हड़प्पा संस्कृति का हमारा लगाव, हमारा जो प्राचीन सभ्यता है वो हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी हुई है। हड़प्पा सभ्यता, जिसको कि आप सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए, यानी ईरान और यूनान का पता लगाएंगे। आगे जो मैप आएगा उसके माध्यम से हम जानेंगे। लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को, यानी ये जो सिंधु नदी है, इस नदी के पूर्व में स्थित, देखिए पूर्व में स्थित, हम यहाँ पर देखिए एक तरह से ये इंडिया का अगर जिस प्रकार से मैप बनाएं, छोड़िए थोड़ा सा, इस प्रकार से यहाँ पर आपके जो ईरान, इराक, ये कंट्रीज आ जाते हैं इधर, और ये पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान। तो इधर से ये जो लोग आए, इन लोगों ने इस तरफ, देखिए इन देशों के किधर आ गया, इन देशों के आ गए, ये मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा, ये आपके ईस्ट है, ये आपके वेस्ट है, ये आपके नॉर्थ है, और ये आपके साउथ है। तो इन कंट्रीज़ के किधर हो गया, इन कंट्रीज़ के इस साइड में हो गया, ईस्ट में हो गया। तो इन लोगों ने इंदोस और ये जो सिंधु नदी, देखिए यहाँ से इधर से इंडिया के ऊपर से ऐसे पाकिस्तान में जा रही है, तो इसके इधर हो गया पूर्व में। तो पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। पूर्व में स्थित भूमि जो इस प्रदेश था उसी को क्या कहा था, भारत का नाम दिया था, हिंदोस कहा था, इंडिया कहा था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, यानी एक जन था, एक कबीला था, उस कबीले के लोगों के लिए भरत जो समूह उसके लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक जो पुस्तक है, कृति है, रचना है, ऋग्वेद में भी हमें भरत समूह का, कबीले का, भरत जन का जो है वर्णन मिलता है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यानी कि जब ये 2500 वर्ष पूर्व इसका जो खोज हुई थी, उससे भी 1000 वर्ष पूर्व जो है ऋग्वेद की रचना मिलती है। बाद में इसका
प्रयोग होने लग गया था। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लग गया, यानी भरत जन जो था, भरत जो कबीला था, उसी में एक महान राजा हुए थे। उस राजा के एक जो महान पुत्र हुए चक्रवर्ती भरत, तो उससे ये बना हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ताड़पत्रों से बनी एक पांडुलिपि का पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की एक छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये पांडुलिपि है, ये पांडुलिपि है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसके बारे में, अतीत के बारे में कैसे जानें, यानी अतीत को कैसे जाना जाता है। अतीत के बारे में हमें जो विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हैं, ये इतिहासकार हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो जानकारियाँ हैं ये कहाँ से हासिल करते हैं, तो इन सभी के बारे में जानते हैं। देखिए अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अतीत की जानकारी प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। बहुत से यात्रियों के यात्रा वृत्तांत हो सकते हैं, लिखी हुई पुस्तकें। वैसे देखा जाए तो उस समय का जो आपके आरंभिक काल का जो आदि मानव था, उस समय की जो पांडुलिपियाँ थी, उस समय की जो लिपियाँ थी, उनको लिखना समझना जो मुश्किल था, उनको समझना, उनको आज तक व्यक्ति जो हमारे इतिहास का वो समझ नहीं पाए हैं। लेकिन उसके आधार पर कुछ विचार लगाए गए हैं, आइडियाज़ जो हैं, अनुमानों के आधार पर ये इतिहास की रचना की गई है। जैसे जैसे जो लोगों का, एक व्यक्ति ने, एक इतिहासकार ने उसको अपने विचार से लिखा, फिर किसी ने उसकी कृति को, उसकी रचना को पढ़ करके फिर उसमें, यानी इतिहास की जो पुस्तकें हैं उनके अंदर भी आपको एक रूपता देखने को नहीं मिलती हैं। तो देखिए इनमें से एक तरीका क्या होता है, अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। देखिए प्राचीन जो मानव है उसके बारे में तो इतिहास है ही नहीं। इतिहास का हम अगर जो लेखा जोखा देखें तो प्राचीन इतिहास, प्राक इतिहास, इस प्रकार से ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया जाएगा, ये जो कि आगे इसमें अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये पुस्तकें जो हैं, जिनको हम ढूंढने का प्रयास किया है काफ़ी इतिहासकारों ने, तो ये हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकें थी। हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका राइज हो गया कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, पांडुलिपि क्या है। ये पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मनुस्क्रिप्ट। ये मनुस्क्रिप्ट है, ये इंग्लिश के अंदर इसको बोला जाता है। लैटिन शब्द इसको मेनू कहा जाता है। लैटिन में इसको मेनू कहते हैं। मेनू का जिसका अर्थ होता है हाथ से, मेनू का मतलब हाथ से निकला हुआ है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों पर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर एक विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। तो यहाँ पर ये आपको एक भोजपत्र का जो दृश्य दिया हुआ है, ये भोजपत्र, क्या आप बताइए इसको आप पढ़ सकते हैं क्या? आज का मानव इस भाषा को, इस पांडुलिपि को नहीं पढ़ सकता है। तो उस समय इनसे अनुमान लगाए गए हैं। उस अनुमान के आधार पर ही इतिहासकारों ने ये इनको जो है अनुमान के आधार पर इनके जनजीवन को, इन पांडुलिपियों को समझा और अपने विचारों को डाल करके इतिहास का जो है वर्णन करने की कोशिश की गई है, इतिहास को बनाने की कोशिश की गई है। देखिए इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया होगा तथा कुछ नष्ट कर दी गई होंगी। फिर भी ऐसी कुछ पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी। मंदिर जो विभिन्न प्रकार के पूजा स्थल होते हैं, विहार जो होते हैं, जो जैन सन्यासी और बौद्ध सन्यासी होते थे, उनके आवास जो स्थल होते थे, उनको विहार कहा जाता था। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी काफ़ी रचे गए हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यानी आप आज भी देखते हैं कि आम लोगों की जो जनभाषा होती है, उस जनभाषा में कोई भी कृति होती है, कोई भी नेता भाषण देता है, तो वो लोग जो हैं ज़्यादा चर्चित हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से प्राचीन समय में भी लोगों ने, प्राकृत जो जानकार थे, विद्वान थे, उन्होंने आम जन की भाषा का प्रयोग किया और उनकी जो रचनाएं थी वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई और उन प्रसिद्धि के आधार पर ही लोगों के जनजीवन के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हासिल हुई। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा, यानी अभिलेख क्या होता है, अभिलेख के बारे में क्या होता है, अभिलेख क्या है, इसके बारे में देखिए। अभिलेख क्या होता है, अभिलेख पत्थर पर अथवा धातु पर जैसे कठोर सतह पर लिखा गया एक लेख होता है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें।
पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। और कुछ अभिलेख जो हैं वो चित्रों के माध्यम से, क्योंकि जनता ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो चित्रों के माध्यम से भी इन पर जो है चित्र अंकित किए जाते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। यानी अधिकांश जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे राजाओं की विजयों के बारे में बताते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करने से क्या होता था कि राजा को उसके जो वंशज हैं वो वंशज उनकी जो परंपराओं को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते थे। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती थी? तो देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यहाँ पर एक आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया, पुरातत्वविद से आप क्या समझते हैं या पुरातत्वविद किसे कहते हैं? तो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, और प्राचीन इतिहास की जानकारी रखने वाला व्यक्ति इतिहासकार कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखिए, पुरातत्वविद किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतें और इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों इन सभी का अध्ययन करते हुए अपने जो जानकारी हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। आभूषणों का तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले नहीं होते हैं। तो पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यहाँ यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि इतने अधिक समय में वस्तुएं जो हैं गल सड़ जाती हैं और मिट्टी में तब्दील हो जाती हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो क्या पुरातत्वविदों को कपड़ों के भी अवशेष मिले हैं? तो सबसे पहले हम ऊपर जो अपना एक छोटा सा टॉपिक है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक लेख जो है लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि 2250 वर्ष पुराना जो वर्तमान अभिलेख है वो कहाँ पर एक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान के कंधार से। अफगानिस्तान के कंधार से 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यानी कि ये अशोक से संबंधित है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। यानी लिपियों के अंदर विभिन्न प्रकार के अक्षरों का, संकेतों का इस्तेमाल होता है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी लिपि क्या है और भाषा क्या है, ये यहाँ पर अंतर समझाया जा रहा है कि जब हम बोलते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, जब हम लिखते हैं तो एक लिपि का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में स्थित है। यानी यूनानी और अरामेइक दो अलग अलग लिपियों तथा भाषाओं में लिखा हुआ अभिलेख है ये। तो यानी कि जो अशोक के स्तंभ लेख हम जानेंगे, जो कि ये इम्पोर्टेंट जो सूचना है ये आपको उसके साथ अटैच करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वहाँ पर पूछा जाएगा कि अफ़गानिस्तान में पाए गए जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ पर देखिए, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये बर्तन दिखाया गया है। ये बर्तन आपको उस क्षेत्र का, वहाँ पर किस प्रकार का बर्तन बनता था, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का यहाँ पर नज़र आ रहा है। सिक्के उस प्रकार जैसे आज गोलाकार सिक्के होते हैं, उस समय चपटे सिक्के होते थे, इनको मार्क सिक्के बोलते थे। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। आहत सिक्के भी बोला जाता था इनको। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये किस प्रकार भिन्न है? देखिए, ये आहत सिक्के होते थे और आज के जो सिक्के हैं वो प्राचीन सिक्कों से अलग अलग थे। तो आज के लिए हम इतना ही वीडियो में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी जो कंप्लीट जो जानकारी है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।
तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। देखिए अच्छे से अगर जो हम एक लिंक के आधार पर पूरी जानकारी लेना चाहते हैं चैप्टर की, तो इसके लिए हमें जो पहली वीडियो से लेकर के अंतिम वीडियो तक जो इस चैप्टर के बनते हैं वो सभी हमें देखने होंगे, ताकि इस चैप्टर की जो एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो अच्छे से हमारे माइंड के अंदर विकसित हो सके। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।